लेकिन सत्ता में पहले उस धर्म क्लेश की बात जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं, और इस चिंगारी के पीछे कुछ लोग आग लगाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। करीब 20 दिन से टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज में, अखबारों की हेडलाइंस तक आप एक नारा सुन रहे होंगे, आई लव मोहम्मद। लेकिन अब देश में इसके जवाब में एक नया कैंपेन शुरू हो गया है। नाम है आई लव महाकाल। यानी अब ये जंग आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल वाली बन गई है। इसी जंग के जरिए अब सियासत में अपना स्कोर बढ़ाने का खेल भी शुरू हो गया है। लेकिन पहले उन लेटेस्ट तस्वीरों पर गौर करिए जो उज्जैन और मुंबई से सामने आई हैं। उज्जैन के गरबा पंडाल में अब आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए हैं। नवरात्र में जय माता दी के साथ महाकाल के नारे लगाए जा रहे हैं। पोस्टरबाजी वाली लड़ाई से मुंबई का तापमान भी थोड़ा ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मस्जिदों पर आई लव मोहम्मद और मंदिरों पर आई लव महाकाल वाला रंग चढ़ा हुआ है। यानी कानपुर से हुई घटना के जवाब में जो मुहिम शुरू हुई थी, उसका जवाब हिंदू संगठन महाकाल कैंपेन से दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद वाले प्रदर्शन का एक बड़ा एपिसेंटर इस वक्त यूपी है, लेकिन इसके खिलाफ महाकाल वाली मुहिम उज्जैन से मुंबई तक फैल रही है। मुस्लिम पक्ष के लोग हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हिंदू संगठन के लोग गरबा पंडाल में पोस्टर लगा रहे हैं। मतलब धर्म क्लेश जल्द थमने वाला है, इसके आसार कम दिख रहे हैं, क्योंकि कोई रुकने को राजी है नहीं। आई लव मोहम्मद कहना क्या गुनाह है? मैंने कौन सा ऐसा जो है अपराध कर दिया? आई लव मोहम्मद ही तो कहना चाह रही हूँ। आपने घंटा छोटे मंबाड़े के पास इतना सारा पुलिस लगा रखा है, क्या मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं? हमारा आई लव महादेव जो कैंपेन है, उसका मकसद है लोगों में हिंदू समाज में एकजुटता, सर्व हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य और महिला दुर्गाओं को सुरक्षा देने का काम, और आई लव मोहम्मद कैंपेन की तरफ से समस्त भारतवर्ष के हिंदू समाज को संगठित करने का काम हम करते हैं। गलत काम करेंगे तो गलत ही रहता है, और सही काम जो सही है वो ही दिखता है। बोलने की जरूरत तो होती नहीं है। सो आई लव महादेव। और हम महादेव के प्रचार में जुड़े हैं, और हर देश, हर गली, हर मोहल्ला हमारे महादेव के प्रचार हम करेंगे। सबके अपने अपने तर्क हैं और इन तर्कों में चिंगारियां हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस धर्म क्लेश को उन लोगों से खतरा है जो सौहार्द जलाने वाले मौकों की तलाश में रहते हैं। क्योंकि चिंता की बात यह है कि अब आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल वाला धर्म युद्ध बढ़ता जा रहा है, और यूपी से शुरू हुई लड़ाई अब एमपी और महाराष्ट्र में फैल रही है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के मदनपुर इलाके में, जहां पर ये हरी मस्जिद पे आप देखिए कि आई लव मोहम्मद जो यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अब जो है मुस्लिम समाज आई लव मोहम्मद के पोस्टर जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं, न सिर्फ मस्जिदें बल्कि सड़कों पर भी दिखनी शुरू हो चुकी है कि देखिए सड़कों के बीचों बीच भी आई लव मोहम्मद जो है वो लिखा गया है, और यही वजह है कि अब जगह जगह जिस तरह से FIR दर्ज हुई है, उसको लेकर लोगों का जो ये तरीका है, विरोध प्रदर्शन है, वो भी शांतिप्रिय तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। आई लव मोहम्मद क्या चीज़ है? कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, वो तो एक असली इस्लाम का प्रोग्राम अच्छी चीज़ है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ से जिनको अल्लाह पाक ने दोनों जहाँ का आलम का वो रहमत आलमीन बना के भेजा। उन कैसे नाम है? हमारे बच्चे का हम बर्थडे करते हैं आई लव नहीं बोलते। मोहम्मद पैगम्बर उनके सत्य में अल्लाह ने दो जहाँ बनाया, तो हम ऐसा आई लव बोल रहे तो क्या हो जाए? इसमें क्या गलत बात है इसमें? और किसी को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे आई लव मोहम्मद करके आई लव अपने बेटे के लिए पुकारता है, जिससे अपने देवताओं को जो मोहब्बत करता है उसको अपनी मोहब्बत अपने अंदाज के अंदर मोहब्बत से पुकारता है। हमारे साथ अब देखिए हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं जो आप हाथों में इस वक्त तस्वीरें देखिए कि आई लव महादेव, और नीचे लिखा है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। यानी महाकाल यानी भगवान शंकर जो समस्त संसार के महादेव कहा जाते हैं, और अब वहाँ पर सेम उसी तरीके से आप देखिए जिस तरह से आई लव मोहम्मद दिखा गया था, उसी में आई लव महादेव, और बीच में भगवान भोलेनाथ की एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाई देगी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस विवाद की पूरी टाइमलाइन क्या है। इसकी शुरुआत 4 सितंबर को हुई, जब कानपुर के सैयद नगर में 12 वफात का जुलूस निकला।
इस जुलूस में आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए। इस जुलूस में यह दावा है कि बैनर रामनवमी की शोभा यात्रा वाली जगह पर लगा था, इसीलिए हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई, बैनर को उकसाने वाला बताया। फिर हिंदू मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए, पोस्टर और बैनर फाड़े गए, दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई। इसके बाद पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया और FIR वापस लेने की मांग की। इसी मांग पर शहर शहर आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के भदोही में सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए और अब इस कैंपेन को बढ़ता देख हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए हैं। जवाब में उन्होंने आई लव महाकाल की मुहिम शुरू कर दी है। इस धर्म क्लेश पर सियासत का तापमान कैसे बढ़ रहा है, एक न्यूज रील में आप भी महसूस कीजिए। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मजहब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? क्या बाकी मजहब जो हैं अपने रहनुमा, अपने जो मजहबी जो हमारे ये हैं हाँ, उनके बारे में नहीं लिखते? अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है, नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल 25 है, खत्म हो गया है। पाकिस्तान भी देख रहा है कि भारत के 19-20 करोड़ मुसलमान फखर से कह रहे हैं अरे भाई आपको खुशी होनी चाहिए ना, उसमें कौन सा एंटी नेशनल काम हो रहा है? और लव की बात हो रही है, हेट की बात नहीं हो रही है। अब हम आपसे कहेंगे आई लव यू तो आप मुझ में नाराज होंगे क्या? अब उसके सामने उसके कंपटीशन में दूसरे धर्म के लोग उतरेंगे, अरे बर्थडे थी तो लिखा गया था। और हर धर्म को अपने जिसको मानते हैं वो लोग अपने भगवान को, अपने देवी देवता के बारे में आई लव बोलने का पूरा राइट है, सब बोलो, लेकिन ये ज़बरदस्त चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से भी कहूँगा आई लव मोहम्मद हो गया, अभी हम लोग मानते हैं उसको, ये ज़बरदस्ती 2 ग्रुप का कहीं इस बारे में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सरकार जो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही हो रहा है। आप लोगों को बांटना चाहते थे, विवाद चाहते थे, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे और उसी में आपने लोगों को लगा दिया है ताकि लोग महंगाई से हट जाएं, लोग जो परेशानियां हैं उससे उनका ध्यान हट जाए। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई क्यों की गई? हिंदुओं का त्योहार चल रहा है, हिंदू अपनी आस्था में डूबे हुए हैं, तो तरह तरह से अपना प्रतीकों को, अपने माध्यमों को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की कट्टरपंथी सोच से पोषित लोगों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के इस तिथि और पर्व के दौरान वेनमस उत्पन्न करने के उद्देश्य के साथ इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर लद्दाख की, जहां आग अचानक हिंसा की चिंगारी भड़क गई। लेह में पिछले 15 दिनों से जारी प्रदर्शन ने आज हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। सड़कों पर पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी। लेह में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पूर्ण राज्य समेत कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन में 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस खबर से लोग भड़क गए और देखते ही देखते हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लेह में हिल काउंसिल के बाहर जमा हो गए, जिन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहस हुई। जब सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हुई। सुरक्षा बलों की गाड़ी को आग लगाई गई तो लेह में बीजेपी दफ्तर को भी जला दिया गया। लेह से आए हिंसा के वीडियो को देख आप वहां की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो में आपको हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ दिखाई देगी। प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि सुरक्षा बलों की गाड़ियों को फूंक दिया गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी लेह में हिल काउंसिल की इमारत के बाहर डटे रहे। देखते ही देखते माहौल और गर्म हो गया। कुछ लोग इमारत के ऊपर चढ़ गए, तोड़फोड़ करने लगे, पत्थरबाजी और आगजनी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ। लेह में बीजेपी दफ्तर भी उनके टारगेट पर आ गया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बीजेपी दफ्तर पहुंची और वहां आग लगा दी। हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा था। बीच बीच में धमाके की आवाज गा रही थी। हिंसा की इस घटना के बाद अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने दुख जताया और अपना अनशन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे। आज हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है।
मैं लद्दाख से अपील करता हूं कि युवा इस बेवकूफ़ी को बंद करें। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। पहले आप लेह में हुई हिंसा की ये वीडियो रील देखिए, फिर आपको इस प्रदर्शन की वजह और पूरी टाइमलाइन भी बताएंगे। लद्दाख में चल रहे इस प्रदर्शन के पीछे सरकार से कुछ मांगे हैं। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। सरकार ने उस समय ये कहा था कि हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अब वही मामला बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की पहली मांग यही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी डिमांड लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करवाने की है। ऐसा होने पर लद्दाख की अलग तरह की स्वायत्तता होगी। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आज भी ये व्यवस्था लागू है। इसके अलावा करगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाने की मांग है। केंद्र शासित बनने के बाद विधानसभा की एक भी सीट नहीं है, जबकि पहले 4 सीटें थी। ये भी आक्रोश की एक बड़ी वजह है। चौथी मांग यह है कि सरकारी नौकरियों के खाली पद भी भरे जाएं। आंदोलनकारियों का आरोप यह है कि बीते 5 साल में एक भी भर्ती लद्दाख से नहीं हुई है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। इन मांगों को लेकर गृह मंत्रालय पहले ही बातचीत शुरू कर चुका है। दिल्ली में अगली बैठक 6 अक्टूबर को होनी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इन मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ हो। फरवरी 2024 में लेह और करगिल में पूर्ण बंद का आयोजन हुआ। मार्च 2024 में वांगचुक ने 21 दिन का अनशन किया। सितंबर 2024 में लेह से दिल्ली तक पदयात्रा की। इसके बाद मांगों को लेकर दिल्ली में ही प्रदर्शन किया। अगस्त 2025 में करगिल में प्रदर्शन शुरू हुआ। पिछले 15 दिन से वांगचुक एक बार फिर आमरण अनशन कर रहे थे। अब विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लद्दाख के लोगों की मांग को अनदेखा करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी को इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ सक्रियता से हालात पे नजर रखे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है। यकीनी तौर पर जिन लोगों ने ये किया है बिहाइंड द सीन, वो चाहे लद्दाख में होंगे या लद्दाख से बाहर होंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। संविधान के अधिकार छीने जा रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों में असंतोष है, लेकिन शांति होनी चाहिए, अहिंसा होनी। उन्होंने वादा लद्दाख इन सब जगह किया था, वो कोई पूरा नहीं हुआ। तो देश में भी स्थिति है, कौन सा वादा पूरा हुआ, तो इसलिए वहाँ के लोग नाराज हैं। जब सारे हथकंडे बीजेपी के अब एक्सपोज हो रहे हैं तो मार-धाड़ पर आ रही है, वायलेशन पर आ रही है। जो वायलेंस है वो बिल्कुल गलत है। वायलेंस को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो लद्दाख के लोगों के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करे। इस सरकार का कहीं फेलियर है, ये गृह मंत्रालय का कहीं फेलियर है कि आज 4-4, 5-5 साल बाद भी आप किसी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब राजनीतिक बातें करते हैं, जिसमें बिहार खास तौर पर चमक रहा है। बिहार में अब तक चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों की भागदौड़ ये बता रही है कि वो चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। फिलहाल बिहार में 2 राजनीतिक एक्शन की बड़ी चर्चा है। पहला राजनीतिक एक्शन CWC बैठक का है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार चुनाव को कांग्रेस कितना सीरियसली ले रही है। दूसरा राजनीतिक एक्शन ओवैसी की सीमांचल यात्रा पर आधारित है। बंगाल से लगी सीमा में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों की ये वो यात्रा करेंगे। इससे आरजेडी खुश नहीं है। ये दोनों आज की बड़ी राजनीतिक कुंजी हैं। शुरुआत ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की 4 दिनों की यात्रा से करते हैं, जिससे आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक पीड़ा बढ़ती जा रही है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने आज से बिहार के सीमांचल में न्याय यात्रा की शुरुआत की है, जो 27 सितंबर तक चलेगी। इस यात्रा में वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों में जाएंगे। इस दौरान वो छोटी और बड़ी सभाएं करेंगे। ये वो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं जहां पिछले चुनाव में AIMIM को काफी वोट मिले थे। 2020 में इस इलाके में AIMIM ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। हालांकि 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इस बात से ओवैसी काफी नाराज हुए। हालांकि उन्होंने इस बार एक बार फिर से कोशिश की थी कि उनके दल को बिहार के महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद अब चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी बिहार के मुस्लिम बाहुल इलाके में पहुंचे हैं, जहां से उन्हें काफी उम्मीद है।
इसीलिए ओवैसी पूरे बिहार में नहीं, सिर्फ इसी इलाके में मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो ये मान रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, एक बार वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी के बाप का इलाका तो नहीं है, हम कह रहे हैं कि हमारे अब्बा का है, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? तुम एक हरियाणा के आदमी को लाकर यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बना सकते और तुम हमसे कह रहे हो हैं? भारत का हिस्सा है, हम सीमांचल, हम अपने लिए नहीं आए, हम यहाँ पर सीमांचल की लड़ाई लड़ने आए हैं, यहाँ पर नेता बनाने आए हैं, जो आपने 50 साल में नहीं बनाया। हमारे 4 विधायक कौन बेईमानों को तुमने क्यों खरीदा? महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, तो आसमान आपने सर पे उठा लिया और यहाँ पर बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम करोगे तो पुण्य का काम है, और हम यहाँ पर इंसाफ की बात कर रहे हैं तो तुमको पेट में दर्द हो रहा है। कई लोग हमारे पास आए, अख्तर अली मान कि भाई आप लोग नहीं चाहते, हमने कहा हम चाहते हैं। बोले इतना, उन्होंने यही कहा कि 4 को खरीदने के बाद भी हम बोले हमको बीजेपी को रोकना है ना, चलिए हम लिखते हैं लेटर कि हम एक ताकत के मुकाम से लेटर लिखे हैं, कमजोरी के मुकाम से नहीं लिखे हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है, आप रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, हमको कोई फिक्र नहीं है, हम अपना काम करेंगे। जिस इलाके में ओवैसी भागदौड़ कर रहे हैं, उस इलाके के राजनीतिक गणित को समझें तो बिहार का सीमांचल इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। सीमांचल इलाके में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से सबसे ज्यादा 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 4 सीटें जेडीयू ने। इसके अलावा 5 कांग्रेस, 1 सीट आरजेडी और 1 सीट लेफ्ट माले ने जीती थी और 5 सीटें ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीती थी। जबकि 2015 में आरजेडी ने 9, जेडीयू ने 5 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। यानी 2015 में जिस सीमांचल में आरजेडी को 9 सीट मिली थी, वहां 2020 में सिर्फ 1 सीट मिली। यानी ओवैसी जितना बढ़ेंगे, आरजेडी उतना नुकसान में रहेगी। इसीलिए आरजेडी ओवैसी से दुखी है और उसे बीजेपी की बी टीम कह रही है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव SIR पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं, ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। मुसलमानों का सवाल जहां तक है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है, वो देश में आज तक नहीं हुआ। कोई भी ऐसी पार्टी जिसका एजेंडा कम्युनलिज्म है, उसके लिए इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है। भाजपा के एजेंडे पर काम करके चाहेंगे इंडिया गठबंधन में रहे तो फिर तो मुश्किल है। इस बार जिस तरह से हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई हैं, वो कहीं मुगालते में नहीं फंसेंगे। कोई दिवा स्वप्न देख रहा है, राष्ट्रीय जनता दल हैदराबाद जाकर टिकट नहीं मांगती है, सीट नहीं मांगती है। ये दबाव बना रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं, इस तरह से नज़ारा पहले कभी लोगों ने नहीं देखा होगा। कोई गठबंधन में आने के लिए इस तरह से करता है। तो न्याय के लिए ओवैसी साहब शुरू से लड़ रहे हैं, जो पिछड़े मुस्लिम दलित सबको लेके मतलब न्याय लेके मतलब चल रहे हैं, और जो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। लोगों ने वोट जो दिया था असद साहब के नाम पे दिया था, ये भगोड़ों को वोट नहीं दिया था। सीमांचल के लोगों ने अपनी बदहाली के हिसाब से वोट दिया था कि अपनी बदहाली को दूर करना है। राजद विकल्प था जब मेरे पास ये MIM नहीं थी। आज हमारे पास खुद की पार्टी है और जो हमारी आवाज़ है वो हमारी आवाज़ को उठाता है, इसलिए हम तमाम लोग MIM के साथ हैं। राजद सिर्फ यादव की पार्टी है। झूठ के और सेकुलर के जो लिबास ओढ़े हुए हैं, ये हम मुसलमानों को कहीं ना कहीं बरगलाने के वो लोग काम करते हैं। वैसे ये समझना भी जरूरी है कि ओवैसी की नजर सीमांचल के इलाके पर क्यों है। 2011 की जनगणना के हिसाब से किशनगंज में 67% से ज्यादा मुसलमान हैं, अररिया में 42.95%, पूर्णिया में 45.93%, कटिहार में 22.09% मुसलमान हैं। ओवैसी को यहां अपने लिए काफी संभावनाएं दिखती हैं, इसीलिए वो इन्हीं इलाकों को टारगेट करते हैं। महागठबंधन भी ये मानता है कि इस इलाके में NDA को मात देना आसान है,
लेकिन ओवैसी उनका खेल खराब कर सकते हैं। कुल मिलाकर सीमांचल में अभी यही चल रहा है। और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की बात करते हैं, जो बिहार की राजधानी पटना में आज आयोजित की गई। खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार बिहार में CWC की बैठक हुई। बिहार में विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस से सीनियर लीडर मौजूद रहे। बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली, जिसे 51 नेताओं ने संबोधित किया। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था, दूसरा बिहार की जनता से अपील। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक मूड में है। पहले राहुल गांधी ने 15 दिनों की यात्रा की और अब कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ा जाएगा। आरक्षण रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी। आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनेगा। 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और कितने लोग आप देखते होंगे, जो नीतीश जी का जो पूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा दलित बैठा रहता, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है भाजपा। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह दावा किया कि तेलंगाना में सितंबर 2023 में ऐसी ही CWC की मीटिंग हुई थी और 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब पटना में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, जबकि खड़गे ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को बोझ समझती है। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कला अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। बिहार के लोगों के बीच कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सके। चुनाव है इसलिए ये वातावरण बना रहे हैं। ऐसे भी कांग्रेस के लोग CWC की बैठक एक औपचारिकता भर निभाने का है। वहाँ तो जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग, वही वहाँ पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि वो छल कपट से, दुष्प्रचार से लोगों को बांटकर वोट लेकर बार बार सत्ता में आएंगे, तो वो गलतफहमी निकाल दें। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होकर रहेगा। चुनाव बिहार में है, इसीलिए उनको बिहार में CWC मीटिंग करने का याद आया है और सबसे ज़्यादा चिंता उनके गठबंधन दल के लोगों को है कि आखिर CWC की बैठक यहाँ क्यों बुलाई जा रही है, किस पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उनके बीच का जो है टग ऑफ वार बोलते हैं, तो वो अपना है, अपनी प्रमुखता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव का मौसम है, अब तो 1 सप्ताह 10 दिन में चुनाव का बिगुल बच जाएगा। तो हर पार्टी अपने अपने स्तर से गठबंधन तैयारी कर रही है। बैठकों का दौर जारी है। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। हर पार्टी अपनी मजबूती के लिए, सबको अधिकार है किसी भी राज्य में बैठक करे।
और सत्ता में अब आपको H-1B वीजा से जुड़ा एक अपडेट भी दे देते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको ये बताया था कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ा दी है, जिससे भारतीयों के लिए अमेरिका जाकर नौकरी करने के अवसर कम हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ फीस बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रही है। ट्रंप प्रशासन अब H-1B वीजा का पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी कर रहा है। पहले H-1B वीजा रैंडम लॉटरी सिस्टम से जारी होता था, लेकिन खबर यह है कि अब इसके लिए सैलरी और नौकरी के अनुभव को आधार बनाया जाएगा। ज्यादा सैलरी और अनुभव वालों को H-1B वीजा मिलने के ज्यादा चांस होंगे। इसके लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से वीजा चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद अभी चल रहा वीजा लॉटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन नई योजना के मुताबिक अब ज्यादा वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी तय सीमा से ज्यादा आवेदन आते हैं तो उन लोगों के चुने जाने की संभावना ज्यादा होगी जिनकी सैलरी ज्यादा होगी, जिसके बाद कम सैलरी वालों के लिए वीजा मिलने के अवसर कम हो जाएंगे। हाई सैलरी सिस्टम के आधार पर वीजा देने का प्रस्ताव फेडरल रजिस्ट्रार में जारी हो सकता है। इस पर 30 दिन तक जनता की राय भी ली जाएगी। जानकारी यह है कि नए नियम के तहत सभी उम्मीदवारों को लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर 4 सैलरी कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसके मुताबिक लेवल 1 यानी फ्रेशर नौकरियों के लिए H-1B वीजा मिलने का केवल एक मौका मिलेगा। वहीं जिन्हें लगभग $1,60,000 यानी करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए सालाना मिलते हैं, वो लॉटरी में 4 बार शामिल होंगे, यानी उन्हें 4 मौके मिलेंगे। ट्रंप प्रशासन का तर्क यह है कि इससे कम सैलरी वाली नौकरियों पर विदेशियों की भर्ती कम होगी। अमेरिकी कर्मचारियों के लिए नौकरी के अवसर सुरक्षित रहेंगे। हालांकि इसकी मंजूरी मिलने के बाद भी इस वर्ष की व्यवस्था पुराने वाली ही रहेगी। ये व्यवस्था अगले वीजा साइकिल यानी अप्रैल 2026 से लागू हो सकती है। सत्ता में अब बात करते हैं धर्म के नाम पर छिड़े संग्राम की, जिसका असर मध्य प्रदेश से राजस्थान और महाराष्ट्र तक दिख रहा है। बयानबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है, मजहबी ज्ञान दिया जा रहा है। इन तस्वीरों से भी आज आप समझ गए होंगे कि गरबे की हम बात कर रहे हैं। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नवरात्रि का त्योहार है। हर तरफ उल्लास है, उत्सव है, खुशियों के रंग हैं। अलग अलग शहरों में गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आप समझिए कि त्योहारों के मौसम में देश में चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों की ओर से साफ साफ शब्दों में यह कहा जा रहा है कि गरबा पंडाल में एंट्री के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा, हाथों में कलावा पहनना होगा, माथे पर तिलक लगाना होगा। गरबा आयोजकों की दलील है कि लव जिहाद रोकने के लिए यह फैसला किया गया है। उनका कहना है कि गरबा पंडालों में पहले लव जिहाद जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। पुलिस भी इसको लेकर काफी अलर्ट है और सतर्क है। MP के ग्वालियर में भी कुछ जगहों पर कुछ ऐसा ही आदेश जारी किया गया। यह कहा गया है कि गरबा में बिना ID प्रवेश नहीं मिलेगा। गरबा में अराजक तत्वों को एंट्री नहीं होगी। दूसरे धर्म के लोगों के आने पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। उनका यह कहना है कि जिनका हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, वो हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में क्यों आए।